मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने कल जो टॉपिक छोड़ा था उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि कल हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इट मीन्स व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट अमाउंट फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल के रूप में प्रपोर्शनेट अमाउंट लेकर आने वाला हो। तो देखो कल मैंने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी करवाया था, टॉपिक भी करवाया था। आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 75 मैंने आप लोगों को करवाया था। तो इसके बाद 76, 7 और 8 आप लोग करके देखिए, ठीक है। अगर डिफिकल्टी लगती है तो मुझसे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास इलस्ट्रेशन 79 करवा रहा हूँ। जो इलस्ट्रेशन 79 है उसमें प्रीवियस जो 3 क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट हो रही है। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 79 में आपके पास क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर एंड द प्रॉफिट इज डिवाइडेड एज फॉलोइंग: 1/2 टू ए, 1/3 टू बी एंड 1/6 टू कैरी टू रिजर्व। पहले तो इसी लाइन को ढंग से समझ लो। देखो फर्म में 2 पार्टनर दिए गए ए और बी, और रेशो आपके पास 3 बता दिए गए: 1/2 टू ए, 1/3 टू बी और 1/6 कैरी टू रिजर्व। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, पहले तो इस रेशियो का मतलब समझो। इसका मतलब ये हुआ कि भाई फर्म की ये पॉलिसी है कि हर साल जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट के 3 पार्ट बनाएगी। हालांकि पार्टनर 2 है लेकिन 3 हिस्से बनाएंगे। एक हिस्सा ए को दिया जाएगा 1/2, 1/3 हिस्सा किसको दिया जाएगा, बी को दिया जाएगा, और जो बच गया 1/6 वो पैसा फर्म अपने रिजर्व में ट्रांसफर करेगी। इट मींस अगर मैं ये कह दूं कि 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो 3 लाख रुपए के प्रॉफिट में से 1/2 1.5 लाख रुपए तो एक्स ए को मिल जाएंगे, 1/3 के हिसाब से 1 लाख रुपए किसको मिल जाएंगे, बी को मिल जाएंगे, और 1/6 के हिसाब से जो बच गए 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज, दैट अमाउंट विल बी रिटेन एज ए रिजर्व। तो ये फर्म की पॉलिसी है कि वो अपने प्रॉफिट के 3 पोर्शंस बनाएगी। लेकिन ये रेशियो तब एप्लीकेबल होगा व्हेन द फर्म इज कंटिन्यू ओनली बाय ए एंड बी, जब फर्म ए और बी के द्वारा कंटिन्यू की जाती है। लेकिन ये कहते हैं कि अब उन्होंने सी को फर्म में इंक्लूड कर लिया। आगे कह रहे हैं कि दे एडमिट सी एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल एट विच डेट द बैलेंस शीट ऑफ फर्म वाज एज एंडर। बैलेंस शीट आपके सामने दी गई है। अब सीधी सी बात है कि जब सी फर्म में आएगा उसको भी फर्म में कुछ हिस्सा दोगे, और उसको हिस्सा दोगे तो वो रिजर्व के ऊपर एग्री होता है या नहीं होता, ये तो बाद की बात है। अब हमें जो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये जो रेशियो अप्लाई होंगे ये तब अप्लाई होते हैं जब ए और बी ही कंटिन्यू फर्म को चला रहे हैं। लेकिन सी के आने के बाद पॉलिसी क्या होगी, चेंज होगी। तो उस केस में ये वाला रेशियो अप्लाई नहीं होगा। अब ये वाला रेशियो अप्लाई नहीं होगा तो इनका रेशियो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच का एक्चुअल रेशियो चाहिएगा, क्योंकि जब सी आएगा तो भाई सी को हिस्सा देने के बाद दूसरी बात रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो ए और बी में बंटना चाहिए। उसमें से रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपने इस रेशियो के हिसाब से रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को बांटा तो कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें ए और बी के बीच का एक्चुअल रेशियो चाहिए। तो ए और बी के बीच का जो एक्चुअल रेशियो होगा वो होगा 1/2 रेशियो 1/3। इसको एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, 6 एलसीएम या फिर तीनों पोर्शन का रेशियो निकालो, 1/2, 1/3 और 1/6, 6 एलसीएम। तो यहां से बचेगा 3 to 1। अब आप देखो 3 पोर्शन ए का, 2 पोर्शन बी का और 1 पोर्शन रिजर्व का, रिजर्व हटा दो तो ए और बी का बीच का जो रेशियो है वो है 3:2। ठीक है, आपको सबसे पहले ए और बी के बीच का एक्चुअल रेशियो चाहिएगा जो कि कितना आएगा, 3:2। क्लियर? अब आगे पढ़ो। आगे कह रहे हैं कि उन लोगों ने सी को एडमिट किया 1 अप्रैल 2017 को। एट विच डेट द बैलेंस शीट ऑफ फर्म वाज एज एंडर। बैलेंस शीट आपके सामने दी गई है। आगे कह रहे हैं कि फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन।
और उसके बाद ये कुछ शर्तें उनके बीच में डिसाइड हुई है, नीचे कुछ कंडीशंस है। आपसे लास्ट में कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। चीजें वही हैं, वही 3 अकाउंट चीजें आपको बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो देखो सबसे पहले तो आप बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट आपको पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले वर्किंग नोट में ए और बी के बीच का एक्चुअल रेशियो निकाल लो। वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखो एक्चुअल रेशियो बिटवीन ए एंड बी। तो ए का रेशियो था 1/2, रेशियो 1/3। इसको एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो 6 एलसीएम, तो यहां से हो जाएगा 3:2। हालांकि 3:2 का टोटल आता है 5 और यहाँ पे 6। जो बच गया ऊपर 1 वो किसका था? रिजर्व का। हमें रिजर्व को हटाना है, तो ए और बी के बीच का जो एक्चुअल रेशियो होगा वो 3:2 होगा। फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट या लॉस बटेगा वो 3/5 और 2/5 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक, अब देखो रिवैल्यूएशन की कंडीशन में पहला पॉइंट कहता है भाई स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। स्टॉक 10% अंडर वैल्यूड है, इज अंडर वैल्यूड। एक वर्ड देखो मैं क्लियर कर चुका हूं। एक वर्ड है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, एक होता है स्टॉक इज टू बी अंडर वैल्यूड। इज टू बी का मतलब करना है, तो 180 का 10% कम कर देते हैं। एक आपको कहता है कि स्टॉक 10% कम है, इसका मतलब पहले से कम है। नाउ इट इज टू बी इंक्रीज, अब उसे बढ़ाना है। लेकिन किस अमाउंट का? प्रॉब्लम यहाँ पे वही आ गई, 180 का बढ़ाएं या किसी और अमाउंट का बढ़ाएं। तो देखो मैंने उस दिन भी आपको समझाया था पहले भी स्टार्टिंग में, जैसे 100 रुपए की चीज है, इसको आपने 10% कम कर दिया 10 रुपए, तो 10% कम करने के बाद कितनी वैल्यू आएगी? 90 रुपीज वैल्यू आएगी। अब अगर मान लो इस वैल्यू को देखकर मैं ये कहता हूं कि स्टॉक 10% कम है, तो वो 10% किसका कम है? 100 का या 90 का? नो डाउट 100 का कम है, जबकि फिलहाल वैल्यू क्या दी हुई है? 90। तो आप 90 का 10% नहीं बढ़ा सकते। तो वही बात है कि स्टॉक 10% कम है, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें से 10% कम करने के बाद स्टॉक को कितने पे दिखा रखा है? 180 का। अब हमें ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता, तो वर्किंग नोट नंबर 2 में ये निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक। भाई स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू, तो लेट ओरिजिनल वैल्यू x, रिडक्शन कितना हुआ? 10%, x का 10%, तो x का 10% कितना हो गया? x/10। ठीक, अब उस हिसाब से बुक वैल्यू कितनी आएगी? बुक वैल्यू कितनी बनेगी? भाई बुक वैल्यू निकालने के लिए ओरिजिनल वैल्यू में से रिडक्शन को माइनस किया जाता है, और बुक वैल्यू कितनी दिखाई हुई है? 180 दिखा रखी है। x माइनस x/10 कितना बचेगा? 9x/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 ऊपर 9 डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 9, तो इस हिसाब से 2 लाख रुपीज। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लाख, और x आपने किसको माना था? स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू को। इसका मतलब स्टॉक की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितने अमाउंट की है? 2 लाख की है। आपने उसको 10% कम कर रखा है, यानी कि 180 पे दिखा रखा है, तो 2 लाख का 10% 20,000 होता है। 2 लाख में से 20,000 माइनस करोगे तो 180 आएगा। ठीक है, अब आप उसको बढ़ाओगे तो कितना इंक्रीज करोगे? 20,000 इंक्रीज करोगे, तो दैट इज योर प्रॉफिट। यहां पे दिखाओगे बाय स्टॉक। स्टॉक का प्राइस कितना इंक्रीज कर दोगे? 20,000। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि भाई डेप्रिसिएशन ऑफ ₹30,000 हैड बीन ओमिटेड ऑन प्लांट एंड मशीन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। भाई 31 मार्च 2017 को एंडेड ईयर के लिए प्लांट एंड मशीन के ऊपर 30,000 का डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए।
यानी कि आपके प्लांट एंड मशीन पे 30,000 का डेप्रिसिएशन लगाना था, जो आपने नहीं लगाया, अब लगाओगे। तो अब लगाओगे तो लॉस है टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन पे कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 30,000। आगे कह रहे हैं कि क्रेडिटर इंक्लूड ए कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 50,000 व्हिच हैड बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट 43,000। ध्यान से समझो इस पॉइंट को। देखो कहते हैं क्रेडिटर इंक्लूड ए कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ 50,000। हमने अपने क्रेडिटर में 50,000 की कोई कंटीजेंट लायबिलिटी इंक्लूड कर रखी थी। आप सभी को पता है कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो क्रिएट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जिसके क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी फ्यूचर के किसी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 43,000 की 50,000 की कोई कंटीजेंट लायबिलिटी थी। हालांकि कंटीजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, फिर भी आपने प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसको क्रेडिटर में इंक्लूड कर रखा था 50,000 में। लेकिन अब कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग उसको सेटल किया जा रहा है 43 में। ठीक, तो अब क्या हुआ भाई, आपने अपने क्रेडिटर में उसको 50,000 रुपीज दिखा रखा है, यानी कि आपको क्या लगता था कि 50,000 देने पड़ेंगे, जबकि कोर्ट ने डिसाइड किया कि कितने पैसे देने पड़ेंगे 43। तो इसका मतलब आपको तो प्रॉफिट ही हुआ भाई। आपका एक्सपेक्टेशन था 50 का और देना कितना पड़ेगा 43, तो आपके लिए 7,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। आपके जो क्रेडिटर है वो 7,000 रुपीज रिड्यूस होंगे, तो यहां पे प्रॉफिट के रूप में लिख दोगे बाय क्रेडिटर्स 7,000। इसके बाद आगे कह रहे हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ डेटर फॉलोइंग डेट प्रूव बैड और डाउटफुल। देखो डेटर्स के रेस्पेक्ट में ये कुछ बैड डेब्ट्स और डाउटफुल डेब्ट्स की कंडीशंस है। पहले ये कह रहे हैं कि ₹15,000 ड्यू फ्रॉम राम बैक टू द फुल एक्सटेंट। देखो राम की तरफ 15,000 रुपए ड्यू थे, वो पूरी तरीके से बैड डेब्ट्स है, यानी कि राम के जो हम 15,000 रुपए मांगते थे वो तो पूरे के पूरे डूब चुके। उसी प्रकार ₹20,000 ड्यू फ्रॉम श्याम इंस्टॉलमेंट, एस्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 40%। देखो 15,000 रुपीज तो राम के मांगते थे, वो तो पूरी तरीके से बैड डेब्ट्स हो गए, वो तो डूब ही गए, तो वो एक प्रकार का लॉस हो गया रिवैल्यूएशन में। लेकिन चेक करो कि बैड डेब्ट्स के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन तो नहीं है आपकी बैलेंस शीट में, नहीं है, तो यहां पे तो लिख दोगे टू बैड डेब्ट्स भाई 15,000 रुपीज का तो बैड डेब्ट्स हो गया। 15,000 रुपीज के डेटर्स तो ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया। इसी प्रकार 20,000 रुपीज आप शाम के मांगते हो, जिसके बारे में कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट एंड एस्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 40%। भाई शाम के जो हम 20,000 रुपीज मांगते हैं वो बंदा इंस्टॉलमेंट हो गया और उसकी प्रॉपर्टी से 40% पैसा मिलने की उम्मीद है, यानी कि 8,000, तो बाकी का जो 12,000 है वो हमारा डूबेगा। लेकिन देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि एस्टेट एक्सपेक्टेड टू रिसीव 40%, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी से 40% मिलने की उम्मीद है। ये नहीं कह रहा कि उसकी प्रॉपर्टी से 40% मिल गया, मिलने की उम्मीद है। अब उम्मीद तो उम्मीद होती है, हो सकता है 40 की जगह 30 मिले, 50 मिले, 70 मिले, कुछ भी मिल सकते हैं, वो तो फ्यूचर की बात है। तो अब ये कह रहे हैं कि 40% मिलने की उम्मीद है, इसका मतलब बाकी के 60% मिलने की उम्मीद नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बैड डेब्ट्स नहीं लिखेंगे, इसके लिए बनाएंगे प्रोविजन। 20,000 का 40% 8,000 तो आपको मिल जाएगा, बाकी 60% आपको नहीं मिलेगा, तो आप 60% के लिए क्या बनाओगे? प्रोविजन बनाओगे 12,000 का। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने का हो गया? 12,000 रुपीज का। ठीक, इसके बाद आगे कह रहे हैं कि गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट ₹60,000, हाउएवर सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो ये गुडविल तो सी के हिस्से की गुडविल निकालने के लिए यूज होगी। सी इज गिवन 1/5 शेयर व्हिच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी इज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं।
तो रिवैल्यूएशन के और कोई पॉइंट तो है नहीं, टोटल करो। तो यहाँ से 57 और इधर है 27, 57 में से 27 चले गए, 30,000 रुपीज का क्या है लॉस, क्योंकि डेबिट साइड जाता है। तो इस लॉस को ए और बी में बांटेंगे इस वाले रेशियो में 3:2 में। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी। 30,000 का लॉस ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2 में, 18,000 ए का, 12,000 बी का, टोटल लॉस कितने का हो गया 30,000। तो यहां से 57,000, इधर भी 57,000। ये तो आपके पास हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद दूसरा हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स particulars A B C, particulars A B C। सबसे पहले बेटा कैपिटल का बैलेंस कितने का है, ए का बैलेंस है 318, बी का बैलेंस है 2 लाख। तो यहां पे लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉड। A's capital balance is 3,18,000, B's capital account balance is 2 लाख। C का नहीं है, ठीक है, कैपिटल का बैलेंस हो गया। अब इसके बाद आप आ जाइए बैलेंस शीट के एक एक आइटम पे। क्रेडिटर नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं, रिजर्व। आपके पास सबसे पहले बैलेंस शीट में 90,000 रुपीज का रिजर्व है। अब उस रिजर्व पे किसका राइट होगा, ए और बी का। रिजर्व को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करो, वही रेशियो अप्लाई होगा। तो बाय रिजर्व 90,000 को 32 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 54,000 ए का, 36,000 बी का। ठीक, और चेक करो। इसके बाद रिजर्व हो गया। लायबिलिटी साइड और कुछ नहीं है, एसेट साइड में कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, प्लांट, बिल्डिंग, यहां तक कुछ नहीं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक फिक्टिशियस एसेट्स है और आपको बताया कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो हम उस फिक्टिशियस एसेट्स को भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटकर खत्म करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 10,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 6,000 और 4,000। ठीक, बैलेंस शीट के सारे आइटम खत्म। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन से क्या हो रहा था, लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस हो रहा है, 18,000 और 12,000। ये रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया। ठीक, इसके बाद भाई रिवैल्यूएशन खत्म, बैलेंस शीट खत्म। अब आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट पे। तो देखो एडजस्टमेंट में इन्होंने कहा था कि भाई ए और बी पार्टनर थे, सी को पार्टनरशिप में शामिल किया। क्या क्या एडजस्टमेंट थी, स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 10%, कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं, क्रेडिटर नहीं, डेटर्स नहीं, गुडविल 60,000। अब सीधी सी बात है कि हमें इस फर्म की गुडविल नहीं चाहिए, हमें तो सी के हिस्से की गुडविल चाहिए। तो आप ये देखो कि सी इस फर्म में कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/5, और फर्म की गुडविल है 60,000। तो 60,000 का 1/5, या वर्किंग नोट में लिख देना सी इज शेयर ऑफ गुडविल, 60,000 का 1/5, 12,000 हो गया। और उस 12,000 पे किसका राइट होगा, ए और बी का। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। तो इसने जो लास्ट पॉइंट था उसमें ये कहा गया था कि सी इज गिवन 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और वो अपना हिस्सा ए और बी से इक्वली ले रहा है। यानी कि 12,000 का मतलब कि जो 12,000 गुडविल के लेकर आएगा उसे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सैक्रिफाइस रेशियो में। अब सी अपना हिस्सा ए और बी से इक्वली ले रहा है, तो इसका मतलब ए और बी का सैक्रिफाइस रेशियो भी क्या हुआ, इक्वल हुआ। ठीक है, तो पहले सी, अच्छा इस क्वेश्चन में क्लियर कह रहा था कि सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैश में नहीं ला रहा तो हम कहां से करते हैं, उधार में, उसके करंट अकाउंट से। क्या एंट्री बनाते हैं,
C's करंट अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। तो यहां पे लिखेंगे बाय C's करंट अकाउंट 12,000 रुपीज लेकर A और B में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 6,000 और 6,000। क्लियर, गुडविल हो गया। उसके बाद आगे ही कह रहे हैं C is to bring his capital proportionate to his shares in profit of firm। भाई C proportionate capital लेकर आएगा। अब आप देखो कि C को proportionate capital लेकर आनी कितनी, वो गिवन नहीं है तो आपको वो निकालनी है। तो उसको निकालने का तरीका मैंने बताया था कि एक बार आप लोग कैपिटल अकाउंट को यही ब्रेक डाउन करके कैपिटल का बैलेंस निकाल लो। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। भाई ए का बैलेंस कितना है 318 और 60 378 में से ये 24 चले गए 354, ये तो ए की कैपिटल। बी की कैपिटल का बैलेंस है 242 में से 16 चला गया 226, ये बी की कैपिटल का बैलेंस है। सी का फिलहाल बैलेंस है नहीं, यहां पे एक बार आप कर लो टोटल 378 242, सी का कोई बैलेंस है नहीं। इसी प्रकार 3,78,000 2,42,000 इसका बैलेंस है। इसी बैलेंस को वापस ब्रोट डाउन कर लो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। ए की कैपिटल का बैलेंस है 354, बी की कैपिटल का बैलेंस है 226। ठीक, अब आपको सी की कैपिटल निकालनी है। बेटा मैं वर्किंग नोट नंबर 3 ऊपर बना रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 3। यहां पे लिखेंगे आप लोग कैलकुलेशन ऑफ C's कैपिटल। भाई हमें C की कैपिटल निकालनी है। पहली बात C कितने हिस्से के लिए आ रहा है, भाई 1/5 के लिए आ रहा है। पहले लिखोगे C शेयर 1/5, तो इस हिसाब से रिमेनिंग शेयर कितना हुआ, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5, रिमेनिंग शेयर हो गया 4/5। रिमेनिंग शेयर कितना हो गया 4/5। अब मुझे ये बताओ इस रिमेनिंग शेयर पे किसका राइट है। भाई अगर ये हिस्सा सी का है तो ये बचा हुआ हिस्सा किसका हुआ, ए और बी का, दोनों का मिलके। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों का टोटल हिस्सा कितना है 4/5। और इस 4/5 के लिए उन दोनों की कैपिटल मिलकर कितनी है 354 प्लस में 226। तो यहां पे लिखेंगे 4/5 शेयर कैपिटल इज, भाई कैपिटल कितनी है ब्रैकेट में निकाल लो 354 प्लस में 226। टोटल कैपिटल मिलाकर कितनी बन रही है 5,80,000। कितनी बन रही है 580। इसी प्रकार 1 शेयर कैपिटल इज, 1 के लिए कैपिटल कितनी हो जाएगी 580 डिवाइडेड बाय 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा। और फॉर 1/5 शेयर कैपिटल इज, तो 1/5 के लिए तो इंटू में 1/5, 4 से डिवाइड कर लोगे तो कितना जाएगा, आई थिंक 1,45,000 रुपीज आ रहा है। चेक करना जरा एक बार, 145 ही आना चाहिए, बिल्कुल 145। इसका मतलब ये हुआ कि सी शेयर ऑफ कैपिटल कितनी हुई 1,45,000। सी हैव टू ब्रॉट 145 एज इज कैपिटल। ठीक, ये क्लियर कह रहे हैं सी ड्रिंक्स प्रपोर्शनेट कैपिटल, सी प्रपोर्शनेट कैपिटल ला रहे हैं, इसका मतलब सी कैपिटल के रूप में कितने पैसे लेकर आएगा 1,45,000। क्या एंट्री बनाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो यहां पे लिख दोगे बाय बैंक, सी कैपिटल के रूप में कितने पैसे लगाएगा 145। क्लियर, ये कैपिटल हो गई। अब लास्ट में क्या निकाल दोगे बैलेंस टू बैलेंस कैरियर 354 226 और यहां पे 1,45,000। तो दिस इज द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल, ये उनकी कैपिटल का बैलेंस है। क्लियर बेटा, आई थिंक बैलेंस शीट में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको मैं आपको डिटेल में समझाऊं। ठीक है, आप लोग कर लेंगे। सिर्फ डेटर्स का ध्यान रखना है। एक तो जैसे जब बैलेंस शीट में डेटर दिखाओगे तो 220 में से 15 तो खत्म हो गए, कितने बचे 2,05,000। 2,05,000 में से 12,000 का क्या माइनस करके दिखा दोगे प्रोविजन 193 आ जाएगा। इसी प्रकार जो क्रेडिटर थे ना 160 के,
उसमें से 50,000 के क्रेडिटर को 43,000 देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्रेडिटर का अमाउंट कितना कम करना है आपको, 7,000। ठीक है, बैलेंस शीट आप बना के देखिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, इसके बाद बेटा आप लोग देखेंगे बाकी के सारे क्वेश्चंस सिंपल से क्वेश्चंस हैं, करके देखना। 80, 81, ठीक है, 80 और 81 आप 81 में करवा दूंगा, 80 आप लोग करके देखिए। ठीक है, 81 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करेंगे, उसी वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल इस क्वेश्चंस को करके देखिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।